नमस्ते दोस्तों, लॉकडाउन स्माइल स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय के मानव भूगोल जो पार्ट है उसके अंतिम चैप्टर का, जिसका नाम है 12वां नंबर का चैप्टर है, ये अंतिम है। इसके बाद फिर भारत का भूगोल शुरू होगा। 12वें चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसका नाम है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आंसर 1 5 से 2.5 तक। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या है। अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है। तो इसका आंसर आएगा ओजोन मंडल। जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया। तो मॉन्ट्रियल जो समझौता था इस पर बल दिया गया, तो ओजोन परत मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन होता है। तो विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जेनेवा, आंसर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर आएगा रियो डी जेनेरो। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आंसर 22 मई। उत्तरमाला नीचे दे रखी है। पहला प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक, क्योटो शहर किस देश में स्थित है। तो क्योटो शहर जापान में स्थित है। सबसे गर्म दशक किस दशक को घोषित किया गया। 2001 से 2010 तक के दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया। नासा द्वारा आईपीसीसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित नासा दुआ नगर में सन 2007 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का अध्यक्ष भारतवंशी राजेंद्र पंचोरी को निर्वाचित किया गया। द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया। हरित कोष का निर्माण किस सम्मेलन में किया गया। हरित कोष का निर्माण कानकुन मैक्सिको जो देश है उत्तरी अमेरिका का, वहां पर यह सम्मेलन आयोजन किया गया। अम्लीय वर्षा के दो कारण लिखिए। अम्लीय वर्षा के प्रमुख दो कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि गैसीय अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित रूप से उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। स्वचालित वाहनों और कोयला विद्युत संयंत्रों को बाहरी उत्सर्जित की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों के दहन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो मुख्य महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम बताइए। हरित गृह प्रभाव के बढ़ने से समस्त विश्व के औसत तापमान से लगातार वृद्धि होती जा रही है। विश्व के कुछ देशों में वर्षा अधिक होगी, जबकि अन्य देशों में औसत से कम वर्षा होगी। पृथ्वी के औसत तापमान में केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने में हिम क्षेत्रों में बर्फ तेजी से पिघलेगी, जबकि समुद्र तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी। घास के क्षेत्रों और वन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन होंगे तथा अफ्रीका के मरुस्थलीय भागों में अकाल की संभावना बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने से मलेरिया अन्य बीमारियों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह है हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम, यानी कि क्या क्या हानियां होने वाली है पर्यावरण से संबंधित। अब है जल प्रदूषण के बचाव के उपाय। पहला है जल मल के निस्तारण हेतु सभी नगरों में सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। और दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल उपचार करने के बाद
उद्योगों में पुनः उपयोग में लाया जाए। तीसरा, रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और नदियों में मृत पशुओं के शवों को विसर्जन की पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए तथा नदियों के किनारे उपयुक्त स्थलों पर विद्युत संविधान की घरों की स्थापना की जाए, यानी कि बिजली से संविधान ग्रह होते हैं उनकी स्थापना की जाए और मृत पशुओं को विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है चीन रेड अलर्ट क्या है? तो ये चीन रेड अलर्ट क्या है? 30 नवंबर 2015 को चीन के 23 नगरों का लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गहरे धुंध से लिपट गया था। कब की बात है? 30 नवंबर 2015 की। तो चीन ने सबसे इससे बचाव के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती या पूर्णतः बंद कर दिया गया। जितनी भी फैक्ट्रियां थी, उद्योग धंधे थे, उद्योग संयंत्र थे, उनको या तो कम कर दिया गया या पूर्णतः प्रतिबंध या बंद कर दिया गया। सड़कों पर परिवहन से में प्रयुक्त वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है वैसी स्थिति चीन में कर दी गई। तो चीन के 200 से अधिक एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात को भी प्रतिबंध कर दिया गया। तो 200 से अधिक जो एक्सप्रेस हाईवे थे उन पर भी यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये था चीन रेड अलर्ट, कब? 30 नवंबर 2015 को। अब निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी की लिखिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूर्य से आने वाली तापमान को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, लेकिन इस तापमान का वायुमंडल से बाहर निष्कासन नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है और ग्रीन हाउस प्रभाव हरितगृह प्रभाव जिसको हिंदी में कहते हैं कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित कारण प्रदायी है। ये देखिए कि जैसे कि ये सूर्य है, यहाँ से पराबैंगनी किरणें आती हैं और ये पृथ्वी है। इसके वायुमंडल में एक परत रहती है जो एक इसके अंदर जितने भी गैसें हैं जिसमें CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब गैसों का मिश्रण रहता है। अब ये गैसें जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं तो इन किरणों को आने तो देती हैं, लेकिन पृथ्वी के टकराने के बाद ये वापस जाने नहीं देती हैं, रोक लेती हैं। तो इन गैसों से टकरा करके किरणें वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, यहाँ पर तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसी तापमान के बढ़ने की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखिए कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। पहला कारण है उद्योगों में कोयले तथा पेट्रोल का बढ़ता उपयोग, जिससे कि अनेक जहरीली गैसें निकलती हैं और वायुमंडल में जाके जमा हो जाती हैं। वनों का विनाश किए जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हो रही वृद्धि। तो ये वनों के विनाश से भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो वनस्पति है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। तो पेड़ पौधों की कटाई की वजह से भी या वनों का विनाश होने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। लकड़ी, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो ये लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं उनका उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। चौथा है रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है वो एयर कंडीशन यानी कि AC, फ्रिज और AC के उपयोग में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो CFC गैस है उसमें बढ़ोतरी होती है। किससे? AC से और फ्रिज से। इसमें से जो कार्बन CFC गैस निकलती है और वायुमंडल में जाकर के वो जमा हो जाती है। एक CFC गैस ऐसी गैस है जो काफ़ी सालों तक ख़त्म नहीं होती है और वायुमंडल में बनी रहती है। तो इसकी वजह से भी तापमान में वृद्धि होती है। नीचे जो चित्र दे रखा है इसको एक बार गौर से देखिए। विकिरण का कुछ हिस्सा पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा परिवर्तित की जाती है।
ये देखो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें और यहाँ से पृथ्वी के टकरा करके वापस जाने वाली किरणें, ये वायुमंडल है। ठीक है। स्वच्छ वायुमंडल से गुजरता सौर विकिरण, विकिरण के मुख्य हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित होकर उसे गर्म कर देते हैं। अवरक्त विकिरणों के कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर के उत्सर्जन पृथ्वी के सतह आसपास के वायुमंडल को गर्म कर देता है। तो ये देखिए वापस नहीं जा पा रही हैं, टकरा करके वापस पृथ्वी पर ही आ रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम क्या हैं। 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैसों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी सतह पिछले 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैसों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी सतत रूप से गर्म होती जा रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है समस्त विश्व के औसत तापमान में वृद्धि अनुभव की जा रही है और सूर्य की तीव्र रोशनी और ऑक्सीजन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की वृद्धि पर पड़ा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभावी होने पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आएगी तथा कुछ देशों में सूखा पड़ेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में केवल 0.5 डिग्री से 1.5 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर विश्व के विशालतम विवाद और हिमटोपियां तेजी से क्या हुई हैं, पिघली हैं। इनके पिघलने से एक और कुछ समुद्री तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी और दूसरी ओर से सागर का जल स्तर बढ़ने से सागर के सैकड़ों द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है। अगला दुष्परिणाम है कि विश्व के महत्वपूर्ण घास के क्षेत्रों, वन क्षेत्रों में सीमाओं परिवर्तन, अफ्रीका के रेगिस्तानी भागों में अकाल पड़ता है। इससे कीट जनित बीमारियों, विशेष रूप से मलेरिया रोगों में वृद्धि होने की संभावना है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से विश्व की 80% जैव विविधता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मौसम चक्र के प्रभावित होने से खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय, पहला जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन कायम रखने के लिए अधिक वृक्ष लगाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग के प्रतिबंध करना, जो CFC गैस है उसको भी प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के कारण प्रभाव, संभावित समाधान को विस्तार से समझाइए। अम्लीय वर्षा के कारण देखिए, अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा है जिसके सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होने के प्रमुख कारण है। वायुमंडल में अधिक मात्रा में छोड़े जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और वायुमंडल में पानी H2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 प्रतिक्रिया क्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO4 और नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है नाइट्रस अम्ल, यह है HNO3 नाइट्रस अम्ल। छोड़े जाने के निम्नलिखित स्रोत हैं ऑटोमोबाइल्स या स्वचालित वाहन, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह, खनिज तेल शोधनशालाएं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी का दहन। अब है अम्लीय वर्षा के प्रभाव, प्रभावित क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा निम्नलिखित प्रभाव देखने। अम्लीय जल के प्रभाव के मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा के जल के प्रभाव में मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, साथ ही मिट्टी के खनिज व पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। अगला है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक वायु के वेग के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक बह जाती है। यहाँ आर्द्रता पाकर अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं। पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं, मानव में श्वसन, त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं तथा आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। वृक्ष की पत्तियों में स्टोमेटा बंद हो जाता है, जिससे इन वृक्षों की अनेक वैश्विक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। इस प्रकार अम्लीय वर्षा के
वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है झीलों और नदियों का जल अम्लीय वर्षा से दूषित हो जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जिसमें निवासित जलीय जीवों पर पड़ता है। नॉर्वे, स्वीडन की अनेक झीलों में अम्लीय वर्षा के प्रभाव में अधिकांश जलीय जीव समाप्त हो जाते हैं और पत्थर और संगमरमर से क्षरण प्रारंभ हो जाता है। पत्थर तथा संगमरमर से क्षरण प्रारंभ हो जाता है। आगरा का ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण ही धुंधला पड़ता जा रहा है और पीला कलर लेते जा रहा है। अब इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? संभावित समाधान में देखिए, पहला है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2, इन दोनों को क्या करना चाहिए? उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना चाहिए। उद्योगों में स्क्रब्स का उपयोग किया जाए तथा बैग फिल्टर और कोलाइडल टैंक निर्मित किए जाएं जो पुनर्चक्रण के काम आते हैं। स्क्रब्स भी पुनर्चक्रण के लिए, जो उनका जो वेस्टल मटेरियल है, कचरा है, उनका भी पुनः उपयोग करने के लिए कारगर उनको उद्योगों में ले जाना चाहिए, पुनः उपयोग होना चाहिए। ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा, स्वचालित वाहनों की समय समय पर प्रदूषण जांच कराई जाए और व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को कम किया जाए। अम्लीयता प्रभावित जल और मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त होने के लिए जल तथा मिट्टी के चूने का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, विश्व पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रसिद्ध सम्मेलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो इस प्रकार है। पहला जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम सम्मेलन। आइए देखते हैं कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ। ये हुआ था जून 1972 के स्वीडन के स्टॉकहोम नगर में। विश्व में पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। कहाँ पर होता? स्टॉकहोम यूरोप में है। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1972 को। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जैव विविधता। तो ये जैव विविधता पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। दूसरा है विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। विश्व का प्रथम जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड जेनेवा नगर में आयोजन हुआ था। अगला है वियना 1985। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में ओजोन परत के क्षरण के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। मॉन्ट्रियल समझौता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में सन 1987 में विश्व में 33 देशों में एक समझौते पर कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हस्ताक्षर किए, जिनके अंतर्गत ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित ओजोन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती पर सहमति बनी। कौन से सम्मेलन में? मॉन्ट्रियल। ये काफी मोस्ट है मॉन्ट्रियल समझौता, जो कहाँ पर हुआ था? कनाडा में, मॉन्ट्रियल नगर में। कब हुआ था? 1987 में। कितने देश शामिल हुए थे? 33। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको अवश्य याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए और CFC गैस को कम करने के लिए। ठीक है। वियना सम्मेलन, वियना नगर ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? यूरोप में। तो ये ऑस्ट्रिया यूरोप ध्यान रखिएगा। अगला है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। तो जून 1988 में कनाडा के टोरंटो नगर में हरित गृह प्रभाव को कम करने के उद्देश्य विश्व विकासशील राष्ट्रों में स्वेच्छा से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस को कम करने के लिए 2005 तक 20% की कटौती करने के आग्रह किया गया, अपेक्षा की गई। और यह है पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992। काफी मोस्ट है। ठीक है, इसको अवश्य याद रखिएगा। 3 जून से 14 जून ब्राजील के रियो डी जेनेरो नगर में। और ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। प्रथम शिखर सम्मेलन प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व के 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और निम्नलिखित मुद्दे इस पर सहमति प्रदान की गई। तो आइए मुद्दे देखिए कि किन किन मुद्दों पर इस पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में सहमति प्रदान की गई। पहला है भूमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल, जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन है, उस पर उसको रोकना है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ज्योग्राफिकल टॉपिक है।
वो ये है कि पृथ्वी का तापमान में जो जो वृद्धि हो रही है तो उसी प्रकार से जलवायु में भी परिवर्तन होता जा रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। वन संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी उपायों का क्रियान्वयन करना, पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा संरक्षण के लिए विभिन्न देशों द्वारा परस्पर सहयोग प्रदान करना और उक्त कार्यों हेतु विश्व पर्यावरण सुविधाओं को तथा विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना करना, जिससे कि इन देशों की जो गरीब देश हैं उनकी सहायता करके इस सभी कार्यों को लागू किया जाए। अब है क्योटो सम्मेलन। 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 1987 जापान का शहर, एशिया के जापान शहर के क्योटो नगर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सहित विश्व के 159 देशों ने भागीदारी कर पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव को बचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और हेक्साक्लोराइड नामक गैसों के उत्सर्जन पर 2008 से 2012 तक की अवधि में 1990 के उत्सर्जन स्तर से कितना प्रतिशत कटौती करनी है, 5% कटौती का प्रावधान रखा गया। जबकि यूरोपीय संघ के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में यह कटौती 7, 8 और 6% की गई। ठीक है, वहां पर ज्यादा कटौती की गई और अन्य देशों में 5%। तो यह था क्योटो सम्मेलन। अब पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय, न्यूयॉर्क कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। 170 देशों के से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौते पर 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए और ऐतिहासिक समझौता 2030 के एजेंडे के साथ मिलाकर सतत विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और कृषि के सतत विकास विषयों पर परिवर्तन पर समझौता हुआ, विश्व परिवर्तन पर। तो ये थे आज का टॉपिक, यही समाप्त होता है। इन प्रश्नों को याद कीजिए और हो सके तो लिख के याद कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस टॉपिक के साथ ही होता है भूगोल विषय का एक पार्ट ए समाप्त होता है, जो मानव भूगोल संबंधित था। अब जो अगला पार्ट शुरू होगा वो होगा भारत का मानव भूगोल, जो आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिनको मैं सुधार करके आगे की वीडियो में आपको पेश कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।